स्टूडेंट्स, मैं कोमल कश्यप, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से केमिस्ट्री लेक्चरर। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के टॉपिक मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के विषय में पढ़ेंगे। तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको जानने से पहले हम ये जान लें कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे जो पहले वाली थ्योरीज थी वो किन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिन पॉइंट्स को मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बच्चों हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा फर्स्ट पॉइंट है मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी जो इससे पहले की थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक H का 1s1 1s1। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि जो दोनों ऑर्बिटल हैं जब आपस में क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं तो इनकी ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? इनकी ओवरलैपिंग होती है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो इनसे दो नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनका नाम होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्यों बने, कैसे बने, वो हम आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक नेचर, यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मैग्नेटिक नेचर को वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक का मीन्स होता है कि जो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, यानी जिस मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल होता है, यानी प्रतिकर्षित होता है। लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मीन्स है कि जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में एटम्स अनपेयर्ड होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में से थोड़ा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मैग्नेटिक नेचर को भी ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो स्टेबिलिटी को भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके अनुसार यदि हम एग्जांपल लें H2 पॉजिटिव H2 निगेटिव, यदि इसमें कहा जाए कि इनकी स्टेबिलिटी को बताइए, इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को बताइए, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर को ठीक तरीके से नहीं बता पाया। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने स्टेबिलिटी ऑर्डर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके अकॉर्डिंग इसमें जो H2 है वो सबसे अधिक स्टेबल होता है, H2 पॉजिटिव उससे कम स्टेबल होता है और H2 निगेटिव सबसे कम स्टेबल होता है। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो यदि दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, यदि उनके बीच में बॉन्ड्स हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि दो एटम्स के बीच या तो एक बॉन्ड हो सकता है या दो बॉन्ड हो सकते हैं या तीन बॉन्ड हो सकते हैं। लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि दो एटम्स के बीच 1.5 बॉन्ड भी हो सकता है, 2.5 बॉन्ड भी हो सकता है और 3.5 बॉन्ड भी हो सकता है। तो इन पॉइंट्स के बारे में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
तो उन्हीं पॉइंट्स को अब हम ठीक तरीके से यानी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट में MOT भी कहते हैं, यानी इसके अब हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम के बारे में जानेंगे। आपने इसमें सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, जब आप उसमें किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके ऑर्बिटल्स लिखते हैं जैसे 1s 2s 2p, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनके नाम होते हैं s p d और f। तो इसी तरह से जब हम किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका सेकंड पॉइंट आता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कितनी संख्या में कंबाइन करें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतनी संख्या में बने, ये अब हम जानेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, यानी यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन्होंने आपस में कंबाइन किया तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी संख्या में 2 ही बनेंगे। ठीक है, यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, इसमें कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होती हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनती हैं और कैसे बनती हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। अब इससे पहले हम जान लें कि ऑर्बिटल क्या होता है, यानी वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, यानी कि एक वेव। ठीक है, यानी एक वेव के लिए श्रोडिंगर ने एक सिंबल दिया है जाई, यानी इसको हम मान लेंगे जाई 1 और इसको मान लेंगे जाई 2। यानी जब 2 वेव आपस में कंबाइन होती हैं तो 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ये एक वेव है जाई 1 और दूसरी वेव है जाई 2। जब 2 वेव आपस में ऐड होती हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं इंटरफ्रेंस। ठीक है, यानी जब 2 वेव आपस में कंबाइन होंगी तो ऊपर वाली लूप बढ़ जाएगी और नीचे वाली लूप भी बढ़ जाएगी, यानी 2 वेव्स का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इसके बाद जब 2 वेव आपस में क्या होती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं। मान लीजिए ये एक वेव है जाई 1 और दूसरी वेव है जाई 2। जब 2 वेव आपस में क्या होती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं तो
ऊपर वाला लूप इसके दूसरी वेव के ऊपर वाले लूप से कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला लूप दूसरी वेव के नीचे वाले लूप से कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो बच्चों देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि जब दो वेव आपस में कंबाइन होती हैं तो दो क्रियाएं होती हैं। यदि दो वेव ऐड हो रही हैं तो उस क्रिया को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, या इसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण। और जब दो वेव सब्सट्रैक्शन होती हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, या इसको हिंदी में बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब दो वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी होती है लो, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है तो वो होता है स्टेबल। कैसा होता है? स्टेबल। फिर सेकंड है इसमें, यदि दो वेव सब्सट्रैक्ट होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिया होती है। तो इसके बाद बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी होती है हाई, यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी वो कैसा होगा? वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल। तो हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, वो किस तरीके के बनते हैं। अब आपने यहाँ पे पढ़ा कि जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? लो होती है, वो स्टेबल होता है। तो जिसकी एनर्जी लो होगी वो बनेगा नीचे की साइड, यानी जो नीचे वाला है ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी हाई होती है जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बनेगा ऊपर की साइड, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस तरीके से कंबाइन हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। यानी इसका फोर्थ पॉइंट है कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे जिसकी एनर्जी या तो समान हो या लगभग समान हो। अब हम ये देखें कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी समान है या लगभग समान है। मान लिया H2 मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम है, एक H एक H, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, यानी इसका 1s और इसका 1s ऑर्बिटल क्या होगा? आपस में कंबाइन होगा। तो इस तरह की एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? समान, क्योंकि इसमें दोनों एटम क्या हैं? सेम हैं। अब आएंगे लगभग समान। लगभग समान क्या होता है? जैसे कि कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कार्बन है इसका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होता है? कंबाइन होता है। तो चूंकि इसमें क्या है कि दोनों एटम क्या हैं? अलग हैं, तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो लगभग समान होती है। तो इस पॉइंट में आपने क्या पढ़ा कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे जिसकी एनर्जी या तो बिल्कुल समान हो या लगभग समान हो। ठीक है। इसके बाद अब पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपने इसमें जो सेकंड चैप्टर है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला उसमें पढ़ा होगा, यदि हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से यदि हम किसी मॉलिक्यूल का एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें भी कुछ रूल्स फॉलो हैं। अब हम वो पढ़ लेंगे। जैसा कि पहला रूल है ऑफ बाउ रूल।
ऑफ-बाउ रूल। इसमें क्या होता है कि इसमें कहा गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा है एटम के कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे कि 1s 2s या 2p है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। फिर उसके बाद किस में जाएगा, 2s ऑर्बिटल में जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। इसी तरह से जब हम मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें भी ये रूल फॉलो होता है। जैसे कि आपने दो ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की उससे ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरा रूल आता है पाउली रूल। पाउली रूल में क्या कहा गया कि किसी एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे कि ये ऑर्बिटल है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट हो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की साइड है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की साइड है। ठीक है, यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट हो। तीसरा पॉइंट है इसमें हुन रूल। हुन रूल में क्या कहा गया, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी समान हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवेश करते हैं कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, फिर उस अनपेयर्ड हो, फिर उसके बाद पेयर्ड हो। जैसे कि मान लिया 3p उपकोष होता है, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और हमें इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो कैसे भरेंगे, पहले सारे तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, और तीनों की स्पिन एक ही दिशा में होगी। यदि हम इसको ऐसे फिल करें कि पहला इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिया, दूसरा इसमें भर दिया और तीसरा फिर इसमें भर दिया, तो ये गलत होगा। तो हमें कैसे फिल करना है, पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, अनपेयर्ड हो जाएं और उनकी जो स्पिन है वो एक ही दिशा में होनी चाहिए। तो ये जो रूल्स हैं ये किसी मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए फॉलो होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनका क्या ऑर्डर होता है भरने का। ठीक है, इसके बाद आपका 6 पॉइंट आता है कि जैसे कि जैसे कोई मॉलिक्यूल दिया आपको, O2 दिया। ठीक है, आप इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर पता होना चाहिए कि हमें किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। ठीक है, तो इसके भी 2 तरीके हैं इसमें भरने के। एक तो जिसमें हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, यानी वी हैव लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। यानी हमारे पास या तो 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो या 14 इलेक्ट्रॉन के इक्वल इलेक्ट्रॉन हो। उसके लिए क्या ऑर्डर लगेगा वो आप देखेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ऑर्डर है ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए लगेगा जिसमें या तो 14 इलेक्ट्रॉन्स
से कम इलेक्ट्रॉन हो या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अब इसमें जो दूसरा ऑर्डर है वो लगेगा उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिसमें 15 से 20 के बीच इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 15 से 20 इलेक्ट्रॉन्स के बीच हो। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई एंटीबॉन्डिंग 2px, पाई एंटीबॉन्डिंग 2py, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz। जो ये ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल का, ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें 15 से और 20 के बीच इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अब ये देख लेंगे आप। इन दोनों में यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s तक तो सेम ऑर्डर आएगा। इसके बाद जो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो आ जाएगा सिग्मा 2pz के बाद। देखिए यहाँ पे, यानी जो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा 2pz के बाद आ जाएगा और सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। इसके बाद का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है किसी भी मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। यानी बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड ऑर्डर। यानी जब किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच बॉन्ड की संख्या कितनी है उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB का मीन्स है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और Na का मीन्स है एंटीबॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल अपॉन 2। यानी जब आप किसी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनको यहाँ लिखेंगे। मान लिया उसमें 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आए, उनको NB की जगह लिखेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आए उनको Na की जगह लिखेंगे और जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। इसके बाद आता है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, यानी कोई मॉलिक्यूल्स कब स्थायित्व होता है वो डिपेंड करता है किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच बॉन्डों की संख्या पर। यानी जो स्टेबिलिटी होती है वो समानुपाती होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा कोई मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्थायित्व होगा। इसके बाद आता है मैग्नेटिक नेचर। अब जो मैग्नेटिक नेचर है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है डायामैग्नेटिक और दूसरी होती है पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे समझेंगे कि डायामैग्नेटिक क्या होता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक तब होता है जब उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, पेयर्ड हों।
और वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो, रिपल हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड में यदि उसको ले जाया जाए तो वह उससे क्या हो, प्रतिकर्षित हो। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो, अनपेयर्ड हों, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा क्या हो, अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर। अभी जो सारे पॉइंट्स आपको कराए हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि H2 पॉजिटिव और H2 निगेटिव में आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और इनकी स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर को बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें पता होने चाहिए कि उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि H2 है, इस पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2 H2 हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, सिग्मा 1s में, यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो सिग्मा 1s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी आपको बताया था, NB माइनस Na/2। अब जो हमें ये NB और Na निकालना है, इसके कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है। NB क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग इसमें नहीं है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जगह रखेंगे 2 और एंटी बॉन्डिंग की जगह रखेंगे 0, यानी अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा, 1, यानी जो इसमें बॉन्डिंग ऑर्डर है H2 में कितना है, 1 है। इसके बाद आता है, हम निकालेंगे H2 पॉजिटिव के लिए, यानी इसमें ये ध्यान देना है आपको कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी जिस मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, तो इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। फिर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, सिग्मा 1s1। इसके बाद हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, NB माइनस Na/2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, उसकी जगह रखेंगे 0/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना, 1/2। इसके बाद आता है इसमें H2 निगेटिव। अब यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है। यदि जब किसी भी मॉलिक्यूल पे एक निगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन को ले रखा है। यानी H2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 थे, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 थे और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो टोटल कितने हो गए, 3। अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिग्मा 1s, यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, बचा हमारा एक इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1 में। इसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2। अब देखिए इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2, यानी 2, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1, यानी इसकी जगह रखा 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। अब आपने जो H2 पॉजिटिव और H2 निगेटिव तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। यदि आपसे पूछा जाए कि इनकी स्टेबिलिटी का क्रम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, तो आप इसके बॉन्ड ऑर्डर को देखकर बताएंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1/2, H2 पॉजिटिव का भी 1/2 और H2 का कितना है, 1। तो देखिए इसमें जो H2 निगेटिव है
और H2 पॉजिटिव है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन स्टेबल है? तो आपको यह ध्यान रखना है, जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आप ये देखिए कि H2 निगेटिव में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और H2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो किस में कम है? H2 पॉजिटिव में। तो जो H2 पॉजिटिव है वो H2 निगेटिव से अधिक स्टेबल होगा। तो आप इसका गर्म क्या लिखेंगे? H2 ग्रेटर देन H2 पॉजिटिव ग्रेटर देन H2 निगेटिव, यानी इसमें सबसे अधिक स्टेबल होगा H2, फिर उससे कम स्टेबल होगा H2 पॉजिटिव, और सबसे कम स्टेबल होगा H2 निगेटिव। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।